बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग नो एग्जिट। इस कहानी की शुरुआत में एक रिहैब सेंटर को दिखाया जाता है जहां पर डार्बी नाम की एक लड़की भी होती है। रिहैब सेंटर उसे कहा जाता है जहां पर लोग अपनी नशे की आदत छुड़वाने के लिए आते हैं और तभी डार्बी को हॉस्पिटल से कॉल आता है। उसे बताया जाता है कि उसकी मॉम की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, उनका हॉस्पिटल में ऑपरेशन है, इसीलिए उसे हॉस्पिटल आना होगा। डार्बी रिहैब सेंटर से निकलकर हॉस्पिटल अपनी मॉम के पास जाना चाहती है, लेकिन उसे रिहैब सेंटर से निकलने नहीं दिया जाता। सबको लगता है कि डार्बी बहाना बना रही है, दरअसल उसे नशा करना है, लेकिन डार्बी सच कह रही होती है। इसीलिए रात को जब सब सो रहे होते हैं तो डार्बी उस रिहैब सेंटर से निकलकर वहीं से एक गाड़ी चुराकर सॉल्ट लेक सिटी की तरफ निकल पड़ती है, जहां पर वो हॉस्पिटल है जहां उसकी मॉम एडमिट है। रास्ते में एक पुलिस वाला उसके पास आता और उसे बताता है कि आगे बहुत बड़ा बर्फीला तूफान है, इसीलिए इंटरस्टेट का जो रास्ता है वो बंद कर दिया गया है, आप आगे नहीं जा सकती। यहाँ पास ही में एक लोकल विजिटर सेंटर है, आप रात वहाँ गुजार सकती हैं। और अब डार्बी उस सेंटर में आ जाती है जहाँ पर पहले से 4 लोग होते हैं, जिनमें एक का नाम ऐश, एक का नाम लर, साथ ही एक मैरिड कपल भी होता है जिसमें हस्बैंड सोल्जर और उसकी वाइफ नर्स होती है। अभी पांचों के पांचों यहाँ पर फंस चुके हैं। डार्बी हॉस्पिटल फोन करना चाहती है लेकिन उसके फोन में सिग्नल नहीं होते, इसीलिए वो बाहर जाती है। जहाँ पर खड़ी वैन के अंदर उसे एक बच्ची दिखती है जिसे किडनैप किया गया है। वो समझ जाती है कि अंदर जो 4 लोग हैं उन्हीं में से एक की ये वैन है, इसीलिए डर कर वो अपनी गाड़ी में बैठ जाती है। अभी सोल्जर भी बाहर अपने मोबाइल के सिग्नल्स को चेक करने के लिए आता है। वो देखता है कि डार्बी अपनी गाड़ी में बैठी हुई है। वो उसे पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो। वो उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती और अंदर आ जाती है, लेकिन वो किसी को नहीं बताती कि उसे पता है कि बाहर वैन के अंदर किसी ने बच्ची को किडनैप किया है, क्योंकि उसे पूरा यकीन है कि इन 4 में से कोई ना कोई किडनैपर है, कोई ना कोई क्रिमिनल है। अब यहाँ पर सोल्जर सबको कहता है कि टाइम पास करने के लिए क्यों ना हम कार्ड्स खेलें, और ये सब के सब कार्ड्स खेलना शुरू कर देते हैं। और कार्ड्स खेलते खेलते डार्बी सबसे बातें करना शुरू कर देती है और सबसे सवाल पूछती है ताकि पता लगा सके कि किडनैपर कौन है। और कई सवाल पूछने के बाद उसे समझ में आ जाता है कि इनमें जो लर है वही किडनैपर है। जिसके बाद डार्बी वॉशरूम में जाती है। दरअसल वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन पुलिस को देना चाहती है। वो मैसेज टाइप भी करती है, लेकिन कवरेज ना होने की वजह से वो मैसेज नहीं भेज सकती, इसीलिए वॉशरूम के होल से वो बाहर आ जाती है और वैन का दरवाजा खोलकर उसके अंदर चली जाती है जहाँ पर वो बच्ची को बांध कर रखा गया है। पर इससे पहले कि वो उसे छुड़ाती, लर वैन के अंदर आ जाता है। उसे देखकर डार्बी वैन के अंदर ही छुप जाती है। दरअसल लर गेम हार गया होता है, इसीलिए उसे गुस्सा होता है। वो उस बच्ची से कहता है कि जब हम तुम्हारे अंकल के घर पहुंच जाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना लेकर आता हूँ। वो वैन से चला जाता है। अब डार्बी जो वैन के अंदर छुपी होती है वो उस बच्ची को एक बार फिर से खोलने की कोशिश करती है, लेकिन खोल नहीं पाती। वो उस बच्ची से कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर आजाद करूंगी, मैं तुम्हारे लिए मदद लेकर आऊंगी। और इसके बाद वो वापस उसी रास्ते से, जिस रास्ते से वॉशरूम से बाहर आई थी, अंदर चली जाती है। वहीं लर बच्ची के लिए खाना लेकर वैन के पास आ गया होता है। तभी वो बर्फ पर डार्बी के पैरों के निशान देख लेता है जो वॉशरूम की तरफ जा रहे होते हैं। वहीं वॉशरूम में जहाँ डार्बी है वहाँ पर ऐश आता है। वो उसे पूछता है क्या तुम अंदर हो। तभी डार्बी उसे अंदर खींच लेती है। दरअसल वो बताना चाहती है कि उसका साथी जो लर है उसने एक बच्ची को किडनैप किया है, और लर पैरों के निशानों को फॉलो करके वहाँ पहुँच चुका होता है। और जब वो लर को देखती है तो वो ऐश को किस करना शुरू कर देती है। लर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद वो ऐश को बता देती है कि तुम्हारा साथी लर एक किडनैपर है, उसने एक बच्ची को किडनैप करके अपनी वैन के अंदर रखा हुआ है। ऐश कहता है कि तुमने पुलिस को बताया। वो कहती कि नहीं, क्योंकि सिग्नल नहीं आ रहे, मैंने कोशिश की थी। ऐश कहता है चलो हम उस बच्ची को बचाते हैं। डार्बी कहती है मैंने देखा है कि तुम्हारे साथी के पास, लर के पास गन है, क्यों ना हम सोल्जर को बता दे, उसके पास गन जरूर होगी। ऐश कहता है अगर उसके पास गन नहीं हुई तो उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। तुम एक काम करो कि तुम सबसे पहले वैन के अंदर जाओ, और जब मेरा साथी लर तुम्हें मारने के लिए आएगा तब मैं पीछे से आकर उस पर हमला कर दूंगा। और डार्बी ऐसा ही करती है। वो वैन के अंदर चली जाती है जहाँ पर वो बड़ी मुश्किल से बच्ची के मुंह को खोल देती है। और जब वो उसके मुंह को खोलती है तो बच्ची पूछती है कि वो दोनों आदमी कहाँ हैं। तो तभी डार्बी बाहर देखती है जहाँ पर ऐश और लर एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। वो समझ जाती है कि ये दोनों मिले हुए हैं, ये दोनों ही किडनैपर हैं। ऐश अब वैन की तरफ आता है, लेकिन अब डार्बी यहाँ से निकलकर दोबारा वॉशरूम में चली गई होती है। ऐश उसका पीछा करते हुए वॉशरूम में पहुँच जाता है और उसे गन पॉइंट पर ले लेता है और बताता है कि लर मेरा दोस्त, मेरा साथी नहीं बल्कि वो मेरा भाई है।
और अगर तुमने किसी को भी बच्ची के बारे में बताया तो मैं तुम्हारे साथ साथ बाकी के लोगों को भी मार दूंगा। हमने उस बच्ची को किडनैप किया है क्योंकि उसके फादर बहुत ज्यादा अमीर हैं। हमें उनसे पैसे चाहिए, जिसके बाद हम उस बच्ची को छोड़ देंगे। डार्बी ऐश को बताती है कि बच्ची की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। ऐश कहता है कि उसे एक बहुत ही रेयर डिजीज है जिसमें अगर उसको स्ट्रेस हुआ और हमने उसे ओवरडोज दिया तो उसकी तबीयत और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। अब यहाँ पर सोल्जर की वाइफ नर्स भी आ जाती है, लेकिन तभी ऐश अपनी गन नीचे करके डार्बी के साथ ऐसे बिहेव करने लगता है कि जैसे एक दूसरे को पसंद करते हो। और अब ये तीनों की तीनों हॉल में आ जाते हैं जहाँ पर लर और सोल्जर पहले से बैठे होते हैं। अब ये पांचों के पांचों एक दूसरे के पास बैठकर एक दूसरे से बातें करना शुरू कर देते हैं। और तभी डार्बी खिड़की से बाहर देखती है कि वो बच्ची वैन के पास खड़ी है, उसने अपने आप को आजाद कर लिया है। ऐश भी ये देख लेता है, वो अपने भाई लर को इशारा करता है और वो बाहर चला जाता है। इसके बाद डार्बी भी उठकर वॉशरूम में चली जाती है और जब ऐश उसके पीछे आता है तो वो उसके ऊपर हमला कर देती है, पर ऐश जल्दी उसे पूरी तरह से काबू कर लेता है। और जब वो डार्बी को मार ही रहा होता है कि वॉशरूम के पीछे वाले होल से जहाँ से डार्बी बाहर गई थी लर आ जाता है। वो अपने भाई ऐश को उसे मारने से रोक लेता और बताता है कि वो बच्ची जंगल में भाग गई है और अगर हम जंगल में गए, हमने उसे आवाज भी लगाई तो हमारी आवाज सुनकर वो वापस नहीं आएगी, लेकिन अगर डार्बी ने उसे आवाज लगाई तो जरूर वापस आ जाएगी। और इसके बाद ये डार्बी को लेकर जंगल की तरफ बढ़ चलते हैं। रास्ते में अंकल की बात कर रहे होते हैं और जब डार्बी अंकल के बारे में पूछती है तो बताते हैं कि अंकल ने हम दोनों को पाला है और उसी के कहने पर हमने बच्ची को किडनैप किया था। वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का काम करता है, यानी कि वो बच्चियों को, लड़कियों को बेचता है। और ये सुनने के बाद डार्बी के हाथ में जो फ्लैश लाइट होती है वो इनकी आंखों में चमका कर वहाँ से कूद जाती है। ये उस पर गोली भी चलाते हैं लेकिन डार्बी को गोली नहीं लगती और वो इनके चुंगल से आजाद हो जाती है। गोली की आवाज सुनकर सोल्जर और उसकी वाइफ नर्स दोनों के दोनों बाहर आते हैं, जहाँ पर उन्हें वो बच्ची मिल जाती है जो बेहोश होती है। दरअसल उसकी तबीयत अब बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। ये दोनों के दोनों उस बच्ची को अंदर ले आते हैं और जब नर्स उसे चेक करती है तो कहती है कि इसे दवा की जरूरत है। अब डार्बी भी यहाँ पहुँच जाती है और इन्हें बताती है कि ऐश और लर ने इस बच्ची को किडनैप किया है और अब वो मुझे भी मारना चाहते हैं। ऐश और लर भी अब यहाँ पहुँच जाते हैं। सोल्जर अंदर से दरवाजे को बंद कर देता है और कहता है कि तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। ऐश कहता है कि उस बच्ची को दवा देनी होगी, उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और अगर हमने उसे वक्त में दवा नहीं दी तो उसकी मौत हो जाएगी, उसकी दवा हमारे पास है। तभी डार्बी कहती है कि तुम्हारी वैन की चाबियां मेरे पास है, तुम दवा दे दो और चाबियां ले लो, क्योंकि बिना चाबियों के तुम यहाँ से नहीं निकल सकते। और ये दोनों देखते हैं कि सच में इनकी चाबी इनके पास नहीं होती और अब ये अपनी वैन के पास जाते हैं जहाँ से पेट्रोल लाते हैं और घर के चारों तरफ छिड़कना शुरू कर देते हैं ताकि घर पर आग लगा दी जाए। सोल्जर की वाइफ नर्स से देखकर पूरी तरह से घबरा जाती है। वो अपने हस्बैंड से कहती है कि बच्ची उनके हवाले कर दो, नहीं तो वो हम सबको जलाकर मार देंगे। सोल्जर कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इसके बाद वो अपनी गाड़ी की चाबी भी डार्बी को दे देता है और कहता है कि दोनों गाड़ियों की चाबियों को तुम कहीं छुपा दो, जिसके बाद डार्बी गाड़ियों को छुपा देती है। साथ ही वो एक हैमर सोल्जर को और एक अपने पास हथियार के रूप में रख लेती है। वहीं बाहर ऐश को दिखाया जाता है जो माचिस की तीली को जला देता है और इन्हें धमकी देता है कि वो घर के बाहर आग लगा देता है। सोल्जर की वाइफ बार बार सोल्जर से कहती है कि उन्हें बच्ची दे दो, नहीं तो वो हम सबको मार देंगे। और तभी उस बच्ची को होश आ जाता है और जब वो नर्स को देखती है तो वो उसे पहचान लेती है। दरअसल ये इसी बच्ची की नर्स थी जो इसकी देखभाल किया करती थी। ये बच्ची इस नर्स को बहुत ज्यादा परेशान किया करती थी और अब ये ऐश और लर के साथ उनके किडनैपिंग के प्लान में पूरी तरह से शामिल है। अब जबकि उसके हस्बैंड को पूरी सच्चाई पता चल चुकी है तो वो ऐश और लर से कहती है कि मेरे हस्बैंड के पास कोई भी गन नहीं है। दरअसल अब तक ये दोनों इसीलिए अंदर नहीं आ रहे होते क्योंकि सोल्जर ने इन्हें कहा था कि मेरे पास गन है और अगर तुम अंदर आए तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। सोल्जर अपनी पत्नी से कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। वो बताती है कि हमारी पूरी की पूरी सेविंग्स खत्म हो चुकी थी, हमें पैसों की जरूरत थी, इसीलिए मुझे इनका साथ देना पड़ा। ऐश और लर अंदर आ जाते हैं, जिसके बाद नर्स इस बच्ची को इंजेक्शन लगाती है और वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है। नर्स दरअसल इसीलिए यहाँ पर अपने हस्बैंड को लाई होती है क्योंकि उसे इस बच्ची को बार बार दवा देनी थी। नर्स अपने हस्बैंड से कहती है कि तुम चिंता मत करो, एक बार हमें पैसे मिल गए उसके बाद इस बच्ची को सही सलामत उसके घर वापस भेज दिया जाएगा। लेकिन तभी डार्बी कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा
क्योंकि ऐश और लर जिस आदमी के लिए काम करते हैं वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का काम करता है, यानी कि वो बच्चियों को दूसरे देशों में अलग अलग लोगों के पास भेजते हैं। नर्स कहती कि ऐसा नहीं है। वो ऐश से कहती कि इसके पिता को कॉल करो और तुम्हें जितने पैसे चाहिए तुम मांग लो, तुम्हारी हर एक डिमांड को पूरी कर देंगे। लेकिन ऐश ऐसा नहीं करता क्योंकि इनका प्लान इस बच्ची को बेचने का होता है। इसके बाद ऐश गाड़ी की चाबियां मांगता है। वो सोल्जर के ऊपर गन तान देता है, लेकिन उसकी पत्नी नर्स बताती है कि चाबियां मेरे हस्बैंड के पास नहीं है बल्कि डार्बी के पास है। सोल्जर डार्बी से कहता है कि कुछ भी हो जाए इन्हें चाबियां मत देना। ऐश को गुस्सा आता है और वो सोल्जर को मार देता है, जो देखकर उसकी वाइफ नर्स अपना आपा खो देती है और उसके पास जो पेपर स्प्रे होता है वो उसकी आंखों में डालने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसके सामने लर आ जाता है। लर की आंखों में पेपर स्प्रे चला जाता है। ऐश को गुस्सा आता है और वो उस नर्स को भी मार देता है और अब वो डार्बी के पास जाता है। उसे कहता है कि मुझे चाबियां दे दो, लेकिन डार्बी उसे चाबी देने से मना कर देती है। इसीलिए नेल गन से वो उसके हाथ को दीवार के साथ फिक्स कर देता है, जिससे डार्बी को बहुत पेन होता है। अब यहाँ पर लर जिसकी आंखों में पेपर स्प्रे गया उसे कुछ नहीं दिख रहा होता, इसीलिए ऐश से कहता है कि मुझे कुछ नहीं दिख रहा। ऐश उसको अपने साथ वॉशरूम में उसका फेस वॉश करने के लिए ले जाता है। डार्बी अपने हाथ को आजाद करना चाहती है, लेकिन दर्द की वजह से वो ऐसा नहीं कर पा रही होती, इसीलिए वो बच्ची को अपने पास बुलाती है। वहीं कुछ दूर एक हैमर होती है। वो बच्ची से कहती है कि वो हैमर मुझे दे दो। वो बच्ची उसे हैमर दे देती है और तभी यहाँ पर ऐश और लर दोनों के दोनों आ जाते हैं। ऐश के पास उसका मोबाइल होता है। वो डार्बी को बताता है कि तुम्हारी मॉम की मृत्यु हो चुकी है। उसके पिता पहले नहीं थे और अब उसकी मॉम भी इस दुनिया में नहीं रही, जिससे डार्बी को बहुत दुख होता है। लेकिन नेटवर्क आने की वजह से वो मैसेजेस जो डार्बी ने पुलिस को किए थे, जो उस वक्त डिलीवर नहीं हुए थे, अब वो भी डिलीवर हो चुके होते हैं। यानी कि अब कुछ ही देर में पुलिस यहाँ पर आने वाली है, जिससे दोनों के दोनों भाई डर जाते हैं और अब ऐश किसी भी कीमत पर यहाँ से निकलना चाहता है। इसीलिए वो नेल गन को उठाता है और उस बच्चे के हाथ पर लगाता है और डार्बी से कहता है कि अगर तुमने मुझे चाबियों के बारे में नहीं बताया तो मैं नेल गन से इस बच्चे के हाथ को शूट कर दूंगा। यहाँ पर जो लर होता है वो उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन ऐश अपने भाई की नहीं सुनता और अब डार्बी उसे चाबियों के बारे में बता देती है। जाने से पहले वो अपने भाई को गन देता और कहता है कि अगर ये कोई भी हरकत करने की कोशिश करें तो इन्हें शूट कर देना, और खुद वो चाबियां लेने के लिए चला जाता है। जिसके बाद डार्बी बच्ची से कहती है कि तुम्हें हिम्मत करके उठना होगा और लाइट को बंद करना होगा, क्योंकि वो जानती है कि लर उसके ऊपर गोली नहीं चलाएगा। और अब वो बच्ची उठती है और लाइट की तरफ बढ़ती है। लर उसे धमकी देता है कि अगर तुम वापस नहीं बैठी तो मैं तुम्हें गोली से मार दूंगा, लेकिन बच्ची उसकी धमकी से नहीं डरती और वो स्विच बोर्ड तक पहुंचकर लाइट को ऑफ कर देती है। और ठीक इसी पल अंधेरे का फायदा उठाकर डार्बी, जिसने अपने पास हैमर को छुपाया होता है, उससे अपने हाथ की कील को निकालकर आजाद हो जाती है। लर जैसी लाइट्स ऑन करता है, डार्बी उसके सामने होती है, जो उसके ऊपर हमला करके उसे जमीन पर गिरा देती है, लेकिन गोली भी चल जाती है। ऐश जो बाहर चाबियां ढूंढ रहा होता है उसे चाबियां मिल चुकी है और अब वो गोली की आवाज सुनकर जल्दी से अंदर आता है। वो देखता है कि डार्बी ने उसके भाई लर को गन पॉइंट पर ले रखा है। ऐश के हाथ में नेल गन होती है। वो अपने भाई को छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन डार्बी कहती है कि अगर तुमने अपनी गन को नीचे नहीं रखा तो मैं तुम्हारे भाई को मार दूंगी। बच्ची सब कुछ देख रही होती है और तभी वो उसके हाथ पर हमला कर देती है, जिससे नेल गन चल जाती है और एक कील उसके भाई के सिर पर लग जाती है, जिससे वो जख्मी हो जाता है। वो अपने भाई के पास आता है और कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर अब डार्बी उस बच्ची को लेकर गाड़ी में बैठ जाती है। ऐश अपने भाई को लेकर बाहर आ रहा होता है, लेकिन तभी उसका पैर स्लिप हो जाता है, जिससे वो सर के बल गिरता है और उसकी मौत हो जाती है। ऐश इस बात से बहुत ज्यादा दुखी और गुस्से में होता है। वो बाहर आता है और डार्बी जो बच्ची को गाड़ी से लेकर यहाँ से निकलने की कोशिश कर रही होती है, वो नेल गन से टायर को पंचर कर देता है, जिससे उसकी गाड़ी एक खंबे से टकरा जाती है और अब वो उसे मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ ही रहा होता है कि यहाँ पर पुलिस आ जाती है। तभी डार्बी गाड़ी से बाहर निकलती है और अपनी गन से ऐश को शूट कर देती है। पुलिस को लगता है कि डार्बी क्रिमिनल है, वही किडनैपर है। पुलिस वाला उस पर गोली चला देता है, जिससे वो जख्मी होकर जमीन पर गिर जाती है और अब धीरे धीरे ऐश उसकी तरफ बढ़ता है। उसकी गन उठाकर वो पुलिस वाले को शूट कर देता है और अब वो खड़ा होकर डार्बी को भी मारना चाहता है, लेकिन गन में गोलियां खत्म हो जाती है। इसीलिए वो नेल गन उठाकर लाता है और अब वो नेल गन से उसे शूट करने वाला होता है, लेकिन डार्बी ने अपने पास जो स्क्रू ड्राइवर छुपाया होता है उससे वो ऐश को मार देती है। इसके बाद वो पुलिस वाले के पास जाती है, जहाँ पर उसका रेडियो होता है और वो रेडियो से मदद मंगवाती है। इस घटना के कुछ दिनों बाद हमें दिखाया जाता है कि डार्बी अब भी रिहैब सेंटर में है, जहां उसने वॉल पर कुछ ड्राइंग्स भी लगा रखी है और ये उसी बच्ची ने बनाकर उसके लिए भेजी है, जिसकी जान उसने बचाई थी। यहाँ पर डार्बी की बहन उससे मिलने के लिए आती है,
जिसे देखकर वो बहुत खुश और बहुत इमोशनल हो जाती है। लेकिन डार्बी को अब पता है कि इतने बड़े हादसे के बाद, इतनी बहादुरी से लड़ने के बाद अब वो नशे की आदत से पूरी तरह से बाहर आ जाएगी, क्योंकि उसने जिंदगी की एक बहुत बड़ी जंग को जीता है। इसीलिए छोटी चीजों से उसके लिए निकलना बहुत बड़ी बात नहीं है। इसी के साथ ये फिल्म नो एग्जिट यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म ईयर 2022 में रिलीज हुई।